आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिस भी बंदे को थोड़ा सा भी मैदे का मसला होता है ना, फौरी तौर पे वो ओमेप्राजोल लेना शुरू कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सालों से ओमेप्राजोल इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मतलब हर रोज या हर दूसरे दिन ओमेप्राजोल इस्तेमाल कर रहे हैं। मसला क्या है जी? मैदे का मसला है। कहां से ली? फार्मेसी से ली। किससे मशवरा किया? किसी से मशवरा नहीं किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि मैदे का अगर मसला है तो आपको ओमेप्राजोल चाहिए, और ओमेप्राजोल से वक्ती तौर पे वाकई में अलामात ठीक हो जाती हैं। और वो सब कहते हैं भाई ये जबरदस्त है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब मरीज, तो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब ए नाल मैदे वाला एक कैप्सूल लिख दो। और शोएब बहुत एक्सपीरियंस है, ये भी पहले यही काम करते रहते थे, आधी रात को उठ के ओमिप्राजोल ढूंढ रहे होते थे। बहुत अरसे से मुझे इस चीज का इशू था, जिसको गर्ड कहते हैं, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स, मैदे की या सीने की तेजाबियत जो है। और मैं ओमेप्राजोल मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बचपन से ही मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। मतलब जब मैं 9th-10th में था तब से ही मुझे ज़रूरत पड़ती थी, और शायद MBBS के दौरान भी मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आई कि इसको इस्तेमाल करने की बजाय कुछ और चीज़ें भी हैं जो उनसे बेहतर हैं ये मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करने से, और परमानेंटली इसका सोल्यूशन भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको हेरा बताएगी कि ओमेप्राजोल को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने के नुकसानात क्या होते हैं। हाँ, मैं ये बताऊंगी। बेशक मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो ओमिप्राजोल काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको समझाओ भी तो वो फिर भी नहीं मानते। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते। किसी किसी पेशेंट में ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। मसलन इससे इंसान की हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला हो जाता है, या लंबे अरसे के लिए आपका मैदा खराब हो सकता है। इससे विटामिन B12 जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एब्सॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फैक्टर को कम कर देता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पट्टों की कमजोरियां होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा भी बेशुमार मसले मसाइल हैं। विटामिन B12 से क्या होता है अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है? ये डॉक्टर साहबा ने बताया कि अगर ओमेप्राजोल आप लेते हैं रोजाना की बेस पे, तो हो सकता है विटामिन B12 जो आपकी खुराक में शामिल होता है वो जज़ब ना हो पाए, आपके जिस्म के अंदर ना जा पाए, और उसकी वजह से B12 की कमी हो जाती है, और उसकी कमी की वजह से आसाब की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। आपको हो सकता है हाथों और पाँव में सुइयां वगैरह चुभना शुरू हो जाएं, कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाए, पट्टे जैसे कमजोर हो गए हों, तो ये B12 की कमी की अलामात हो सकती हैं। मैक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। लाइक हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, इसके लेवल्स को भी कम कर सकता है। सोडियम के लेवल्स कम हो हाँ। सकते हैं, मैग्नीशियम के लेवल्स कम हो सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म ओमेप्राजोल को इस्तेमाल कर रहा है, PPI इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ ये बताएं कि जो ओमिप्राजोल है इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है? ओमेप्राजोल एक क्लास में आता है जिसे PPI कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मैदे के अंदर तेजाब बन रहा होता है, और ये कैप्सूल्स जो ओमेप्राजोल या इसी तरह के और भी कुछ केमिकल्स हैं, जैसे लेंसोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, ये उस एसिड प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। मतलब तेजाबियत को कम करने के लिए तेजाब की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अब वो तेजाब आप पूछेंगे कि क्यों बनाया जाता है मैदे में, तो वो हाजमे के लिए, खुराक को हजम करने के लिए बनाया जाता है। अब अगर तेजाब की कमी हो जाएगी तो हाजमे के ऊपर भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से फिर मैल अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, चीज़ें ठीक तरह से जज़ब नहीं होंगी, और वो जितनी भी अलामात डॉक्टर साहिबा ने बताई वो सारी आ सकती हैं। का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को लंबे अरसे के लिए ये गर्ड का मसला चल रहा होता है, वो ज़्यादा टाइम के लिए ओमिप्राजोल नहीं ले सकते, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तशखीस की जाए कि किस वजह से आपको वो मसला हो रहा है। क्या वो मसला रिवर्सिबल है, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है, या वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं हो सकता, और आपके लिए अल्टीमेटली यही हल है कि आप कैप्सूल लें जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, ओमेप्राजोल या एसोमेप्राजोल वगैरह, वो आप इस्तेमाल करें। तो उसके लिए तशखीस ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, जो मैं रेगुलरली ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो इन कैप्सूल्स के ऊपर हैं, और उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो ये कैप्सूल इस्तेमाल करना छोड़ते हैं तो उनकी तेजाबियत बहुत बढ़ जाती है और उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता, तो उनको हम अल्टीमेटली इन्हीं के ऊपर डालते हैं। लेकिन इससे पहले जो सिर्फ थोड़ी सी तेजाबियत के बायस कैप्सूल्स लेके फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से लेके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं,
उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो उसकी तशख़ीस करवाएं कि किस वजह से हो रहा है ये मसला। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात एक टर्म होती है हाइएटस हर्निया, हर्निया हो सकता है, उसकी वजह से तेज़ाबियत हो रही होती है। बाज़ औक़ात बल्कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया होता है वो मैदे के अंदर बड़े अरसे से अंदर रह रहा होता है और वहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहा होता है और उसकी वजह से भी तेज़ाबियत हो सकती है। तो पहले वजह को आइडेंटिफाई करें। फिर कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी खुराक है और कुछ ऐसे काम है जिनकी वजह से तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है, और अगर आप उनको एड्रेस कर लें तो आपकी तेज़ाबियत हो सकता है वैसे ही ख़त्म हो जाए, आपको ज़रूरत ही ना पड़े ओमेप्राज़ोल वगैरह इस्तेमाल करने की। तो हेरा बताएगी कि वो कौन सी ट्रिगर फैक्टर्स हैं, मतलब कौन सी ऐसी खुराक है जिसके इस्तेमाल करने से तेज़ाबियत के चांसेस बढ़ जाते हैं। खुराक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो गर्ड करती हैं, जैसा कि अदरक, अनियन, गार्लिक, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें भी गर्ड करती हैं। स्पाइसी फूड आ जाती है, ऑयली फूड्स हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपको गर्ड करती हैं। बिल्कुल, अगर किसी को गर्ड का मसला है, तेज़ाबियत का मसला है, तो इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। या अगर आपको वो एक एपिसोड आया है कि आप गर्ड हो रहा है, आपको तेज़ाबियत हो रही है, तो आप इन चीज़ों को कम करके देखें। इसके अलावा ओबेसिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये भी गर्ड की वजह है। तो शुभ आप ये बताएं कि ओबेसिटी कैसे करती है। हाँ, मोटापा देखें, जब मोटापा होता है ना तो पेट जब बड़ा होगा आपका, तो बेसिकली आपका मैदा और आपकी जो फूड पाइप है, जो खुराक वाली नाली है, उनके दरमियान में, जैसे ये मैदा है और ये फूड पाइप है, तो ये दरमियान में यहाँ पे करके एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, एक वैल्व लगा होता है ताकि मैदे से खुराक ऊपर की तरफ ना जाए। और उस वैल्व के इर्द गिर्द कुछ मसल्स मौजूद होते हैं, डायाफ्राम जिसको कहते हैं। अब अगर पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा होगी तो वो जो स्फिंक्टर होगा, वो जो मसल्स होंगे वो थोड़े से स्ट्रेच होंगे और उसकी वजह से वो जो वैल्व है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और मैदे से कंटेंट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से अगर किसी को मोटापा होता है तो उसमें तेज़ाबियत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि टाइट शर्ट्स पहनने से भी आपको गर्ड होता है। इसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करें। जब आप अपना वज़न कम कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपका गर्ड का मसला हल हो सकता है। और दूसरे नंबर पे अपनी खुराक का पोर्शन, ये मेरे साथ बहुत लंबे अरसे तक ये मसला रहा है और मैंने अपनी खुराक का पोर्शन जब कंट्रोल किया है, एक तो मेरा वज़न भी कम हुआ है, मोटापा मेरा ख़त्म हुआ है और गर्ड मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं स्पाइसी फूड भी अगर खाता हूँ, कोई ऑयली फूड भी खाता हूँ, फिर भी मुझे गर्ड नहीं होता। बहुत कम चांसेस होते हैं, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद एक आध एपिसोड इस तरह का हो जाए, अदरवाइज मुझे अब गर्ड नहीं होता। लेकिन पहले मुझे याद है जब मैं MBBS में था, हर दूसरे दिन खाना खाने के फ़ौरन बाद मुझे गर्ड होना शुरू हो जाता था। उसकी जो सबसे बड़ी वजह मैंने नोट की है वो पोर्शन साइज़ है। मेरा पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खाता था, 2 या ढाई रोटियां मैं खाता होता था। चावल अगर खाने हैं तो एक प्लेट खा के उसके बाद भी मेरा दिल कर रहा होता था। तो इस वजह से मैं तो रोटियां बना बना के थक जाती थी। दही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप खाना खाने के बाद दही इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आप काफ़ी हद तक गर्ड से बच सकते हैं। लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर शुभ को जब रात को गर्ड होता था ये लस्सी भी पीते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयली और स्पाइसी फूड ये गर्ड करती है और इसमें सच्चाई भी है, जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो होगा गर्ड। लेकिन अगर आप पोर्शन साइज को कम कर दें, प्रोसेस्ड फूड्स को ख़त्म कर दें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो प्रोसेस्ड हैं, ये बेकरी की चीज़ें, रोटियां वगैरह, बन, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें, तो आप नोट करेंगे आपका गर्ड भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एंटी एसिड्स मिलते हैं जो तेजाबियत को कम कर सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तेज़ाब को कम नहीं करते लेकिन तेज़ाब के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको तेज़ाबियत हो रही है, नई डेवलप हुई है, तो इसकी तशख़ीस करवाएं कि किस वजह से हो रही है। और ये जितनी भी सेल्फ हेल्प चीज़ें बताई हैं, ये अपना के देखें, आपकी तेज़ाबियत बहुत हद तक चांसेस हैं कम हो जाएगी।